ये कहानी हमें तकरीबन 20,000 साल पहले के दौर में ले जाती है, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों की शक्ल में जिंदगी गुजारते थे। इस दौर के यूरोप के बाशिंदे अपने कबीले के साथ मिलकर शिकार किया करते। यहाँ हमें एक कबीले का सरदार दिखाया जाता है जिसका नाम था यर्गन। कुछ महीनों बाद सख्त सर्दियां आने वाली थीं, इसीलिए यर्गन अपने कबीले के लोगों को साथ लेकर शिकार पर निकलता है ताकि सर्दियों के लिए खुराक इकट्ठी की जा सके। इनके सामने जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड मौजूद होता है। सब शिकारी रेंगते हुए भैंसों के करीब पहुंचते हैं। सरदार यर्गन जैसे ही मुनासिब वक्त देखता है, वो हमले का इशारा करता है और सब लोग एक साथ झुंड पर टूट पड़ते हैं। शिकारियों के हमले से बचने के लिए भैंसें उल्टी समत भाग निकलती हैं और भागते भागते कई भैंसें एक के बाद एक खाई में जा गिरती हैं। लेकिन एक गौसीला भैंसा बच निकलता है जो यर्गन के बेटे नवियान की तरफ लपकता है। नवियान पहली मर्तबा शिकार पर आया था और उसे अभी शिकार से बचने के तरीके नहीं आते थे। यर्गन अपने बेटे को रास्ते से हटने के लिए चीख कर कहता है, मगर खौफ के मारे नवियान भागने लगता है। वो भैंसा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने सींगों में उसे उठा लेता है, फिर सीधा खाई की जानिब दौड़ पड़ता है। बेटे को मरता देखकर यर्गन अपने हाथ में मौजूद भाला पूरी कुव्वत से भैंसे पर फेंकता है। भाला निशाने पर लगता है और भैंस जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो नवियान को नहीं छोड़ता और उसे खाई के किनारे से ऊपर उछाल देता है। इसी लम्हे कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हफ्ता पहले का मंजर दिखाया जाता है, जहां कबीले के लोग बड़े जोश व खरूश के साथ शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। वो पत्थरों को तराश कर नकीले हथियार बना रहे थे। ये सिर्फ तैयारी ही नहीं थी, बल्कि कबीले के नए अफराद के लिए ये लाजमी था कि वो ऐसे हथियार खुद तैयार करें ताकि शिकार में शामिल हो सकें। जो सबसे ज्यादा तेज और नकीला हथियार बना लेता, उसे ही शिकार पर जाने के लिए मंतखब किया जाता। इसी आजमाइश में सरदार यर्गन का बेटा नवियान भी कामयाब हो जाता है। इसी रात नवियान की माँ यर्गन से कहती है, नवियान को अपने साथ शिकार पर मत ले जाना, वो अभी बच्चा है। मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। यर्गन ने जवाब देता है, सर्दियां करीब हैं और साल के इस वक्त में पूरा कबीला शिकार के लिए निकलता है। अगर हम शिकार न करें तो सर्दियों में भूख से मर जाएंगे। नवियान को भी ये साबित करना होगा कि वो मेरा बेटा है। अगली सुबह सभी कबीले वाले लंबे सफर के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ नवियान की माँ बेटे के लिए बेचैन रहती है। उसे डर सताता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मगर यर्गन उसे तसल्ली देता है, फिक्र मत करो, नवियान के साथ कुछ नहीं होगा। तवील और कठिन सफर के बाद ये सब एक बड़े पथरीले ढांचे तक पहुंचते हैं जो उनके आबा व अजदाद ने अपनी याद में बनाया था। ये रास्ता निहायत खतरनाक था। इसी रास्ते पर चलते हुए कई बुजुर्ग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, इसीलिए उनकी याद में ये पत्थर का ढांचा खड़ा किया गया था। आगे चलकर उन्हें एक जंगली सूर दिखाई देता है। कबीले वाले उसे घेर कर भालों से जख्मी कर देते हैं। यर्गन अपने बेटे से कहता है कि आखिरी वार करके सूर को खत्म करे, मगर नवियान डर के मारे पीछे हट जाता है। ये देखकर यर्गन गुस्से में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बज़दिल निकलोगे। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का उसूल है। रात के अंधेरे में जब सब लोग अपने शिकार को खा रहे होते हैं, अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यर्गन सबको होशियार रहने का हुक्म देता है। अगले ही लम्हे एक खुंखार शेर अचानक हमला कर देता है और कबीले के एक नौजवान को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। अगली सुबह वो सब मिलकर इस लड़के की याद में एक छोटी सी समाधि बनाते हैं, फिर शिकार की तलाश में आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन कई मील तक चलने के बावजूद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। दिन भर के थका देने वाले सफर के बाद वो रात को एक गार में रखने का फैसला करते हैं। इस दौरान यर्गन अपने बेटे नवियान के हाथ पर कुछ तारों के निशानात की शक्ल में टीटू बनाता है और उसे समझाता है, ये वही तारे हैं जो रात के आसमान में तुम्हें नजर आएंगे। जब तक उनका पीछा करते रहोगे, ये तुम्हें हमेशा घर तक पहुंचा देंगे। ये दरअसल एक कदीम नक्शा था, जिसकी मदद से अगर कोई शिकार के दौरान भटक भी जाए तो वो इन तारों को देखकर घर का रास्ता तलाश कर सकता था। सुबह होते ही कबीले वाले एक बार फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें जंगली भैंसों के ताजा कदमों के निशानात दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं। अब वो बड़े जोश के साथ इन भैंसों का शिकार शुरू करते हैं। यही वो लम्हा है जब कहानी वापस इसी सीन में पहुंचती है, जहां एक गसीले भैंसे ने नवियान को पहाड़ से ऊपर उछाल दिया था। कहानी दोबारा प्रेजेंट में लौटती है। दिखाया जाता है कि जब भैंस ने नवियान को ऊपर उछाला तो वो नीचे जा गिरता है, लेकिन गिरने के दौरान वो एक चट्टान के बीच उठ के पत्थर को पकड़कर लटक जाता है। यर्गन फौरन वहां पहुंचता है और बेटे को पुकारता है, हौसला मत हारना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर नवियान लटका हुआ था। वो तेजी से नीचे गिरता है,
चट्टानों से टकराता हुआ आखिर एक छोटे से दुराड़नुमा रास्ते में जा गिरता है। एयरगन फौरन नीचे उतरकर बेटे को बचाने की कोशिश करना चाहता है, मगर कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते। तुम हमारे सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी हिफाजत करो और हमें घर वापस ले जाओ। लेकिन एयरगन किसी की बात मानने पर आमादा नहीं होता। वो पूरी रात इसी चट्टान के किनारे बैठा रहता है और बार बार अपने बेटे को आवाजें देता रहता है। आखिरकार रात गुजरने पर उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद वाकई इसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा। अगली सुबह तक जब नव्यान वापस नहीं आता तो कबीले के सब लोग उसकी याद में वहीं एक छोटी सी पत्थर की समाधि बना देते हैं। फिर अपना शिकार समेटकर वापस कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। कबीले के चले जाने के कुछ ही देर बाद नव्यान के बेजान जिस्म पर एक गुद आकर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसे नोचने लगता है। मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक नव्यान की आंख खुल जाती है। वो गुद को झटके से नीचे फेंक देता है और फिर जोर जोर से अपने वालिद को आवाजें देने लगता है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि सब लोग यहाँ से जा चुके हैं और अब उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। उसके बावजूद नव्यान हिम्मत नहीं हारता। वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाता। नीचे एक बहुत ही गहरी खाई मौजूद थी। लगता था जैसे किस्मत ने उसे जिंदा रहने का एक और मौका दिया हो। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी खाई को भरकर आहिस्ता आहिस्ता एक नदी में बदलने लगता है। नव्यान समझ जाता है कि जिंदा रहने के लिए उसे नीचे छलांग लगानी ही पड़ेगी। वो इंतजार करता है कि पानी गहरा हो जाए ताकि गिरने पर उसे कोई चोट न लगे। जैसे ही मौका बनता है वो हिम्मत करके पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में गिरते ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी और जगह पर पाता है। अगरचे वो बुलंदी से गिरने के बावजूद जिंदा बच गया था, लेकिन उसका पांव बुरी तरह मड़ गया था। वो लकड़ियों को बांधकर अपने पीर को सहारा देता है ताकि चलने के काबिल हो सके। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा इस मकाम तक पहुंचता है जहां से वो गिरा था। वहां पहुंचकर उसे अपनी ही याद में बनी हुई छोटी सी समाधि नजर आती है। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके वालिद अय्यरगन और कबीले के लोगों ने ये सोच लिया था कि वो मर गया है। इसी दौरान अचानक आसपास से कुछ अजीब व गरीब आवाजें आने लगती हैं। खतरे को भांपते हुए नव्यान जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ जाता है और पूरी रात इसी सूखे दरख्त पर गुजार देता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए नदी की तरफ जाता है तो वहां भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। वो भेड़िए नव्यान को देखकर तेजी से उसकी तरफ लपकते हैं। चंद लम्हों में ही कुछ भेड़िए उस पर हमला आवर हो जाते हैं, जिस पर नव्यान घबराकर फौरन वापस दरख्त की तरफ भाग पड़ता है। नव्यान दरख्त की तरफ भाग ही रहा होता है कि एक भेड़िया इसका पांव दबोच लेता है। वो फौरन अपने चाकू से वार करता है, जिससे भेड़िया जख्मी होकर नीचे जा गिरता है। मौके का फायदा उठाते हुए नव्यान जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाता है। पूरी रात भेड़िए नीचे घूमते रहते हैं और उसके उतरने का इंतजार करते हैं। जब सुबह की रोशनी फैलती है तो सारा झुंड वहां से जा चुका होता है। बस वही जख्मी भेड़िया बाकी रह जाता है जिसे नव्यान ने कल रात चाकू मारा था। नव्यान सबसे पहले अपने चाकू को इस्तेमाल करके एक भाला तैयार करता है और जख्मी भेड़िया को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर उसके दिल में रहम आ जाता है और वो कत्ल करने के बजाय उसकी जान बख्शता है। वो एहतियात के तौर पर सबसे पहले उसके मुना को कपड़े से बांधता है और फिर बड़ी मेहनत से उसे उठाकर उस गार में ले जाता है जहां वो पहले अपने कबीले के साथ एक रात गुजार चुका था। अगली सुबह नव्यान जड़ी बूटियां तलाश करने निकलता है। जब वो उन्हें पेश कर अपने जख्मी पैर पर लगाता है, इसी दौरान पानी पीते हुए देखता है कि भेड़िया अपने मुन्ना से बंधी रस्सी खोल चुका है। ये देखकर वो लम्हा भर के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाकर पानी पेश करता है। भेड़िया उसे करीब आते देखकर पहले डर जाता है, लेकिन नव्यान नरम लहजे में कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर भेड़िया पानी पी लेता है। अब दोनों को अंदाजा हो जाता है कि एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। नव्यान वही जड़ी बूटियां जो अपने जख्म पर लगा रहा था, भेड़िया के जख्म पर भी लगा देता है। फिर वही कीड़े मकोड़े जो वो खुद खाता था, वो भेड़िया को भी देता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेने लगता है। शाम होने से पहले नव्यान बड़ी मेहनत से एक खरगोश का शिकार कर लेता है, क्योंकि कई घंटों से उसके पेट में कुछ नहीं गया था। रात को बड़ी मुश्किल से आग जलाकर वो खरगोश भूनता है और उसमें से एक हिस्सा जख्मी भेड़िया को भी खुला देता है। चूंकि दोनों बुरी तरह जख्मी थे, इसलिए कई दिन तक वो इसी गार में साथ रहते हैं। एक रात जब खामोशी छाई होती है, नव्यान अपने हाथ पर बने हुए तारों वाले टीटों को देखने लगता है।
नवयान अपने हाथ पर बने हुए वो तारों वाले टीटो देखता है जो इसके वालिद यर्गन ने बनाए थे। फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर इन्हीं सितारों को देखता है और आहिस्ता कहता है, मुझे घर जाना होगा, अपने माँ बाप के पास। फिर वो अपने साथी भेड़िए से, जिसका नाम उसने अल्फा रखा था, कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड में वापस लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वो सफर के लिए तैयार हो जाता है और उल्फा से अलविदाई लहजे में कहता है, अब तुम अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो निकलता है तो देखता है कि अल्फा पीछे पीछे चल रहा है। वो कई बार अल्फा को दौड़ भगाने की कोशिश करता है, मगर वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। असल में उल्फा को नव्यान के साथ इंसियत हो चुकी थी, क्योंकि नव्यान ने उसकी जान बचाई थी। रास्ते में अल्फा एक जंगली सूर देखकर उस पर झपटता है, मगर शिकार में नाकाम रहता है। नव्यान समझ जाता है कि वो भूखा है। वो अपने पास मौजूद खाना, जो खुद के लिए बचाकर रखा था, उसे दे देता है। ये पहला मौका था जब अल्फा ने बराह रास्त नव्यान के हाथों से खाना खाया। यूं दोनों के बीच दोस्ती और मजबूत हो जाती है। कुछ दिन बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार कर लेता है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। रात को वो आग जलाकर साथ बैठते हैं और फिर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नव्यान के चेहरे को चाटकर उसे जगाता है। नव्यान हंसते हुए कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है। वो उसे मजाक में जबरदस्ती दरिया में धकेल देता है। ये दोनों पानी में नहाते हैं और अल्फा वहां से एक मछली पकड़कर खाने के लिए ले आता है। उसके बाद वो दोनों दोबारा सफर पर निकलते हैं। एक रात जब वो आग जलाकर बैठे होते हैं तो अल्फा को कुछ महसूस होता है। अचानक वहां भेड़ियों का एक झुंड नमूदार होता है। अल्फा उनके पास जाता है। नव्यान समझ जाता है कि ये अल्फा का खानदान है। वो नरमी से कहता है, कभी लड़खड़ाते और कभी संभलते हुए वो आखिरकार अपने कबीले तक पहुंच जाता है और वहीं गिर कर बेहोश हो जाता है। नव्यान को देखते ही उसके माँ बाप दौड़कर आते हैं। वो अपने बेटे को जिंदा देखकर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो मान चुके थे कि नव्यान मर चुका है। लेकिन अब उसे सामने देखकर उनकी खुशी बेहद बढ़ जाती है। बेहोश होने से पहले नव्यान अपने वालिद से सिर्फ इतना कहता है, अल्फा को बचा लीजिए। चंद घंटे बाद जब नव्यान की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है। उसके वालिदीन और पूरा कबीला उसके इर्द गिर्द बैठा होता है। हैरत की बात ये थी कि अल्फा भी वहीं पास लेटी हुई थी। लेकिन इस लम्हे सबको एक इंकिशाफ होता है। अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया था। ये देखकर नव्यान चौंक उठता है। उसे समझ आता है कि अल्फा दरअसल मादा भेड़िया थी और हमल के बावजूद उसने कदम कदम पर उसका साथ दिया। ये जानकर नव्यान के दिल में उसके लिए और भी ज्यादा मोहब्बत और एहतराम पैदा होता है। वो अल्फा को गले लगाता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है। कहानी के अख्तिताम में दिखाया जाता है कि चंद हफ्तों बाद अल्फा के बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, जहां इंसानों ने पहली बार जानवरों के साथ दोस्ती करना सीखा। आखिर में ये मंजर दिखाया जाता है कि नव्यान अपनी तमाम तर मुश्किलात झेलने के बाद घर पहुंच चुका है और अब उसके साथ अल्फा और उसके नन्हे बच्चे भी हैं। यूं कहानी एक खूबसूरत इंजाम पर खत्म